हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, और वो भी प्रीवियस ईयर। किस ईयर का? 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप लोग जो पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए देखने के बाद तो लाइक ज़रूर करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको जाके 2018 और 19 की वीडियो सीटेट प्रीवियस ईयर करके आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगी। ये 2021 जनवरी का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि पेपर 150 मार्क्स का आता है, सभी को पता है। और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मैथमेटिक्स एंड साइंस जिनका हैगा गणित विज्ञान, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो ये है हमारे 150 मार्क्स के क्वेश्चंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी मैथ साइंस या सोशल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे ही बताइए कि मैं कैसे आप लोगों को डायरेक्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँ या फिर आप लोगों को बुक को ही एक्सप्लेन करूँ। तो आप लोगों के सजेशंस मेरे लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि पढ़ना जिसको है वो उसका माइंडसेट कैसा है वो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता है। पहला ऑप्शन। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। थर्ड है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। फोर्थ, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट is slow and cannot be measured, is multi-layered and complex, consists only of quantitative changes, is or disorderly and disjointed। तो बाल्यावस्था की अवधि में जो डेवलपमेंट होता है वो आपका मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, यानी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ये आंसर आपका सही है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। ये सब आपके जितने भी केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, ये विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगर आप थियरी पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की और पियाजे, ये सब चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये कंपलसरी है। ये कुछ टॉपिक हैं जिनको से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो मैं आप लोगों को ये थियरी क्लासेस में लूँगी। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि चलिए वो सब थियरी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमको 30 क्वेश्चन देखने हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट एंड मोर स्किल्ड peers। A range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot। The process where two individuals who begins with different understanding arrive at shared understanding। The process in which child learn to perform tasks as set by elder member in a society। तो पहला ऑप्शन, जो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे जी का क्वेश्चन है, और जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो आपको स्टेजेस पढ़नी है। मैंने बोला था कि वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, थार्नाडाइक, ये सारे चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। जीन पियाजे का क्वेश्चन आया, नीचे आपको कोहलबर्ग भी दिख रहा है, ऊपर आपको वाइगोत्स्की और ये सारी चीज़ें दिख रही है।
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर करने से क्या होता है कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थियरी पढ़नी है वो पता चलता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। केंद्रीकरण अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक अवस्था के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं और कैसी लग रही है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे और भी आगे किस तरीके की वीडियो बनानी है उसमें थोड़ी हेल्प मिलती है। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम ensures positive human relationship and societal order, the punishment and obedience orientation, the social order maintaining orientation, the instrumental purpose orientation, the universal ethical principle orientation। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, the social order maintaining orientation, this is the correct answer। okay, next question है हार्वर्ड गार्डनर जी आ गए हैं यहाँ पे आपके। हार्वर्ड गार्डनर ने के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन की मैच करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हार्वर्ड गार्डनर थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, अंतरावैयक्तिक, विक्रेता, भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी, बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट। ये वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदना और खिलाड़ी, बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ स्टेज। Maturation of schemas leads to cognitive development to children in development in children। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में
सहायक होता है, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो अगर टीचर हैं या कहीं भी टीचिंग करते हैं तो इस बात को सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा मूल्यांकन होता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। उससे हमको पता चलता है कि हमें और कितना क्या रणनीति अपनानी है, तो ये सारी चीज़ें में हेल्प करता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट since it gives insight into children's understanding and help the teacher to reflect on her pedagogy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। An effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening development possibilities for all sexes is। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 8 का ऑप्शन नंबर 4 है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट, एक समस्या या एक व्यवस्थागत मुद्दा। Multilingualism is a classroom needs to be understood as by the teachers an asset and resources, a hindrance, a problem, a systemic issue। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी मल्टीलिंग्विज्म से क्वेश्चन आज तक नहीं आया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो सारे में किसी न किसी भाषा में वो अपने शब्दों में लिखते हैं और इसको कुछ पूछते ही हैं, और हमेशा ही ये आपके एक साधन के रूप में होता है, एक गुण है, एक एसेट है, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, अरे भाई बच्चा प्रधान होता है और आपको इस तरह का ऑप्शन देखिए कंफ्यूज भी करते हैं, सब कभी कभी होता है ना, सब पॉजिटिव लगता है और उसमें से आपको छांटना होता है, जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्शन आएगा। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, अध्यापक लचीला है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बच्चे के हिसाब से हम टीचर अपनी लचीला हो जाएगा, ताकि वो बच्चे की, हर बच्चे की व्यक्तिगत जो पर्सनल उसकी नीड है उसको पूरा कर सके। द टीचर इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वाइगोस्की के अनुसार, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा और बीएफ स्किनर। जितने आप, अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो जितने यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन इस फॉर्म में हो या किसी फॉर्म में हो, पूछे तो जाएंगे इनसे क्वेश्चंस। तो आप अपने नंबर इन जैसे जैसे आप थियरी इन लोगों की पढ़ते जाएंगे, आप उतने नंबर अपने, अगर अच्छे से पढ़ लिए कॉन्सेप्ट तो आप उतने नंबर अपने सिक्योर समझिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं और प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की। डेफिनेटली सफलता बहुत अच्छी मिलेगी और एक बार में ही सीटेट क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंटूरा, बीएफ स्किनर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, वाइगोस्की जी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड, जो मतलब पूरी तरीके से दृष्टिहीन नहीं है, आंशिक रूप से है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशील। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त नहीं है। कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है ये नहीं पूछा गया है, कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो जब बच्चा आंशिक दृष्टि से है और उसको कायदे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर उसको छोटा स्मॉल प्रिंट आउट देंगे तो वो कैसे देखेगा? ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल प्रिंट वर्कशीट जो है वो उसके बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है अच्छे से, आंशिक दृष्टि है, दिखाई तो देता है, तो बड़े आकार की चीज़ें भी मुद्रित पुस्तकें उसे दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। अलग अलग निगेटिव चीज़ों से बचिएगा, बच्चों के लिए जो हित में हो वही ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहता है? समान शिक्षा पाने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 13 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डom, giving questions that requires convergent thinking, providing specific instruction to solve problem या एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट। चुनौतीपूर्ण कार्य को निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिन्हें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और सृजनात्मक है तो नॉर्मल काम तो आराम से कर लेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ की जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो 3 है, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को अगर लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या 15-15 क्वेश्चन का सेट कराया जाए या 30 क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे। अगर आप चाहें तो ऐसा तो देख सकते हैं अपने फ्री टाइम में, अपने अकॉर्डिंग ही आपका टाइम टेबल बनेगा। कोई भी ये छोटे बच्चों की तो कोई क्लास नहीं है, बड़े ही लोग हैं जिसमें जॉब भी करने वाले लोग हैं, हाउसवाइफ होंगी, चाहे सभी मतलब वर्किंग ही हैं एक तरीके से। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ काम है, तो सिर्फ पढ़ाई तो करनी नहीं है। तो जो भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग टाइम अपने देख के और पूरे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करें। एक बार में कोशिश करें कि एक मतलब क्या आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो बैठने की भी आदत और उतना दिमाग देने की भी आदत को थोड़ा सा मेंटेन करिए। तो 30 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो हमें सब में से देखना पड़ेगा कि इसको हम छांट के अलग कर सकते हैं। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना। उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ना। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन, देयर लर्निंग डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, इज नॉट रिलेटेड टू, हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन। तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि हम 17 पे पहुंच गए। तो अब 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला तो आपका सही था। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी और भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे 3rd वाला भी आपका सही हो जाएगा और 1 वाला भी, यानी एक से अधिक आंसर को सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही ही था। फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन उसके ज़्यादा हमें लगा एक ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना था कि और क्या क्या सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19 का है, अधिगम एक और प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल, सक्रिय, सरल, रैखिक, सरल, व्यक्तिगत, जटिल और निष्क्रिय। तो अधिगम किस तरीके की प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है और सक्रिय भी है, ठीक है। जटिल भी है और सक्रिय भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव इज द करेक्ट आंसर। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। A teacher should the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning, dismiss, ignore, understand, neglect। तो भाई आपको समझना होगा, समझना चाहिए इस चीज़ को। अंडरस्टैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका ऑप्शन नंबर 1 यानी सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, कोलैबोरेटिव, कॉम्पिटिटिव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा तक शेयर करिए, ताकि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा वो है टारगेट है वो तो पूरा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है?
पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य जो कि बहुत सरल हो। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। Question: which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage a student to learn? Providing scaffolding, especially when the student learn a new skill, emphasis on completion of work rather than learning, giving tasks that are very easy, creating a lot of opportunity for competition. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर 1 है, पाठ उपलब्ध कराना यानी प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न अ न्यू स्किल इज द राइट आंसर। पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट देखते हैं। वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर 30 क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन को करिए, नहीं तो मुझे एक मैसेज करिए टाइप कमेंट में बॉक्स में जाके कि कितने क्वेश्चंस के सेट हम आप लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो पूरा देखा करिए, एक सेट कंप्लीट रहता है तो अच्छा रहता है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नहीं है ऑप्शन चुनना है हमको। और प्रत्येक बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं की वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, ये बात गलत है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। सूचित करता है कि अभिभावकों को में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब तो कभी भी आपके लिए करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकती हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव जहाँ पे दिखे, बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं। कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती है ना उसके। इंडिकेट दैट दैट द स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रेन। तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है और उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा होती है। तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। इट इज़ द राइट ऑप्शन। राइट आंसर आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट्स प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। 25 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। इन अ क्लासरूम टीचर अडॉप्ट देयर पेडागोजी एंड वेराई असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या व्यवहारवादी। तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रगतिशील इज द राइट आंसर। प्रोग्रेसिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों को विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण,
सुव्यवस्थित समूह की आवश्यक अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 27 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो बाल्यावस्था की, मध्य बाल्यावस्था की बात की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट्स दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर। ठीक है, बच्चों में के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। तो सामाजिकरण से क्वेश्चंस आ गए हैं। स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन डज नॉट प्ले एनी रोल इन, प्ले वेरी लिटिल रोल इन, इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ, इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। तो यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, द्वितीयक कारक इज अ सेकेंडरी एजेंसी, यानी सो स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। ठीक है, द्वितीय कारक है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? Which of the following theorist proposed that children thinking is qualitatively different from that of the adult? Adult से भिन्न होता है, ये किसने कहा था? तो जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर जो 1 है, जीन पियाजे जी, इट इज़ द राइट आंसर। जीन पियाजे जी का ये प्रस्तावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे, जो कि सबसे पहले कुछ लोगों का साइंस सब्जेक्ट है, कुछ लोगों का सोशल है, तो दोनों के लिए ही पेपर आएंगे। सीडीपी सबके लिए कॉमन है, इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए कॉमन है, और दोनों ही लैंग्वेज, चाहे आप पेपर 2 का करिए, मतलब लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया हो या लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सेलेक्ट किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सब इक्वली क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही अच्छा है, किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। तो पूरा पेपर देखा करिए और सभी की प्रैक्टिस करिए। हिंदी में आप पूरे नंबर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप उस सब्जेक्ट को, मतलब एक जो सब्जेक्ट आपका वीक है, अगर उसमें नंबर कहीं कम हो रहे हैं तो इसको बैलेंस कर सकते हैं हिंदी में पूरे सब्जेक्ट लाकर। सीडीपी में पूरे नंबर बिल्कुल आसानी से अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ ले तो लाए जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा ज़रूर से, और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।